नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आग्नेय चट्टानों के विषय में। जैसा कि हमने पिछले यूट्यूब वीडियो में चट्टानों के विषय में आपको सामान्य जानकारी प्रदान की थी और बताया था कि चट्टानें प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती हैं। किस प्रकार से चट्टानें बनी हैं, उनका हमने वर्गीकरण जो किया है चट्टानों का, वो किस आधार पे किया, ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। चट्टानें क्या हैं, किस प्रकार की होती हैं, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से हमने चर्चा की। तत्व क्या हैं, खनिज क्या हैं, कौन से तत्व प्रमुख रूप से हमारी पृथ्वी के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, कितने तत्व हैं और उनमें से कितने महत्वपूर्ण हैं, उनका भी मैंने आपको जिक्र इसमें किया है पिछले यूट्यूब वीडियो में, जिसमें कि आप इसके पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। आज हम चर्चा करेंगे आग्नेय चट्टानों के विषय में। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आग्नेय चट्टानें मौलिक रूप से आदि चट्टान है और मौलिक चट्टान है, अर्थात हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। जब पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था से शीतल अवस्था में आई तो जो भी धरातल आउटर हमारी पृथ्वी का बना था, उसको हम यूं कह सकते हैं कि वो मौलिक चट्टान थी, और वो जो अग्नि के शीतल होने से यानी तप्त भाग के शीतल होने से बनी थी, इसलिए उसका नाम हमने आग्नेय चट्टान रखा है। आग्नेय चट्टानें वर्तमान में देखो, पहली बात तो ये कि जब पृथ्वी शीतल हुई तो उस समय जो प्रारंभिक रूप से चट्टानें बनी, तो पृथ्वी पे एक समय ऐसा था जब जो भी प्रमुख रूप से चट्टानें सर्वप्रथम बनी वो आग्नेय चट्टानें थी। लेकिन कालांतर में बाह्य और आंतरिक प्रक्रमों के कारण से अन्य चट्टानें यानी कि जो अवसादी और कायांतरिक चट्टानें भी बनती गई, और वर्तमान में तो स्थिति इतनी ज़्यादा जटिल हो गई कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो करोड़ों वर्षों पहले हुआ, और वर्तमान स्थिति तक पहुंचते पहुंचते अभी हमें स्पष्ट रूप से एक स्थान पे जटिल अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। धरातल पे ज़्यादातर अवसादी चट्टानें देखने को मिलती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमें कायांतरित और आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं, या हो सकता है कि हमें धरातल के ऊपरी भाग में भी आग्नेय चट्टानें देखने को मिले। तो काफ़ी अधिक स्थिति विकृत रूप में आज हो गई है पृथ्वी के धरातल की बाह्य और आंतरिक जो प्रक्रम है उनके कारण से। अब हम चर्चा करेंगे आग्नेय चट्टानों का। जैसा कि आपको पता है कि आग्नेय जो चट्टानें हैं, वर्तमान में हम देख सकते हैं कि ज्वालामुखी जो उद्गार है जो धरातल पे प्रकट होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा जो है, यहाँ देखो आप एक बार अब कि ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर जमकर ठंडा होने के पश्चात आग्नेय शिलाओं में परिवर्तित हो जाता है। तो धरातल पे अभी भी गर्म और तप्त अवस्था में लावा है, और ज्वालामुखी के समय जब लावा धरातल पे प्रकट होता है, मैग्मा अंदर से जो मैग्मा है वह धरातल पे जब आता है, तो अंदर जब तक होता है उसको हम मैग्मा, और जैसे ही धरातल पे आ जाता है तो उसको हम लावा कह देते हैं। जैसे ही लावा शीतल होता है तो शीतल होने से जो आपको पदार्थ जो मटेरियल जो दिखता है शीतल होने के बाद, उसको हम आग्नेयशिला के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ, यह भी मैंने आपको बताया है। इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं का निर्माण हुआ था। ये रवेदार चट्टानें हैं, अर्थात इनको अगर हम हाथ से इनके चूरे को अगर हाथ से लेकर के यूं मलते हैं तो हमें उसमें कुछ रवे दिखाई देते हैं। ये रवेदार परतविहीन एवं कठोर प्रकृति की चट्टान है सामान्यतः ये, और इसमें परतें नहीं होती हैं, और ये सामान्यतः कठोर है, जो अप्रवेश्य होने के कारण रासायनिक अपेक्षा से कम प्रभावित होती है। यह सामान्यतः कठोर प्रकृति की भी होती है, और इसमें प्रवेश्यता बहुत कम होती है, जैसे कि अवसादी चट्टानों में पानी आसानी से नीचे की ओर चला जाता है या वो एब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन जो आग्नेय चट्टानें हैं वो बहुत कम प्रवेश्य होती हैं, और रासायनिक जो अपक्षय है उससे ये कम प्रभावित होती हैं। लेकिन यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय के कारण इनका विघटन और वियोजन बहुत आसानी से हो जाता है, अर्थात ताप दाब के कारण से, अर्थात तापमान के कारण से, दाब के कारण से, ये जो बाह्य कारक हैं जो भौतिक अपक्षय के कारक हैं, उनसे ये सीधे रूप से प्रभावित हो जाती है। यानी मरुस्थलीय भागों में प्रमुख रूप से अगर हम देखें
डेजर्ट में जहाँ बहुत ज़्यादा तापमान पड़ता है या जहाँ बहुत कम तापमान होता है, बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे भी ये जो आग्नेय चट्टानें उनमें अपेक्षा से अधिक पाया जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। साधारण सी बात है, आप इसको समझ सकते हो कि जो आग्नेय चट्टान है वो गर्म पदार्थ से उसका निर्माण होता है, और जब बहुत ज़्यादा उसका तापमान होता है तो उसमें जीवाश्म, देखो पहली बात तो ये है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें जीवाश्म इसलिए नहीं मिलते कि जब ये आग्नेय चट्टानें बनी थी तो पृथ्वी पे जीव उस समय नहीं था, और दूसरा हम देखा जाए कि अगर उसमें कुछ जीव हो भी माना कि, तो फिर अत्यधिक तापमान के कारण से वो नष्ट हो गए हों। इसलिए महत्वपूर्ण विशेषता होती है इसकी आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित और अवसादी चट्टानों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं से निर्मित होती है। जो सी मैंने पहले ही आपको बताया कि जो सेकेंडरी रॉक्स इसके बाद जो बनी है रूपांतरित और अवसादी, वे इन्हीं से निर्मित होती है। अब ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का महत्वपूर्ण उदाहरण है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट जो है ये आंतरिक भाग में, सामान्यतः पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लावा के शीतल, मैग्मा के शीतल होने से जो बनी हुई चट्टानें हैं पृथ्वी के गर्भ में, वे होती हैं सामान्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानें। बेसाल्ट एक प्रकार से, जैसे मान लो कि अंदर से मैग्मा धरातल पे आ गया और वह शीतल हो गया, तो वह एक प्रकार से बेसाल्ट है। इसको हम बाह्य आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। और ग्रेनाइट जो आंतरिक भाग में होती, लावा के मैग्मा के ठंडे होने से बनती है, उसको हम ग्रेनाइट कहते हैं। तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये प्रमुख रूप से आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि पेग्माटाइट है, डायोराइट है, ग्रेबो है, और पिचस्टोन, प्यूमिस, ये अन्य आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। यहाँ देखो आप कि आग्नेय चट्टानों जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं, और इनको हम समझने की दृष्टि से कि आग्नेय चट्टानों को हम किस प्रकार से समझे, तो एक तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस आधार पे हम इसको देख सकते हैं। एक, इनकी रासायनिक संरचना कैसी है, इसके आधार पे भी हम इनको देख सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पे हम देखते हैं कि भाई हमारी पृथ्वी पे ये कहाँ स्थित हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, मध्यवर्ती भाग में है, या फिर धरातल पे हैं। तो इस आधार पे तो एक तो वे चट्टानें जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जिसको हम पातालिक चट्टानें कहते हैं, अर्थात पाताल में, सामान्य बोलचाल में लेते हैं ना, है ना, पाताल, पाताल का मतलब वो बहुत गहराई में, हमारी इस धरातल से गहराई में है। अर्थात गहराई में जब मैग्मा शीतल हो गया, तो शीतल होने से जो चट्टानें बनी उनको आप समझो कि वो पातालिक चट्टान है। एक मध्यवर्ती चट्टान है साहब, नीचे जो पाताल जिसको हम शब्द काम में ले रहे हैं, अर्थात पृथ्वी की भूगर्भ से जब वो तप्त मैग्मा बाहर आता है, तो वो हो सकता है कि वहाँ से बाहर आने का प्रयास कर रहा हो और धरातल पे प्रकट नहीं हुआ हो। तो इसको देखो कि पाताल से लेकर के इस धरातल के बीच वाला जो भाग है उसको हम मध्यवर्ती कहेंगे। अर्थात वहाँ जो तप्त गर्म मैग्मा है वो वहाँ से अपने स्थान से आरंभ हो चुका हो और बाहर आने का प्रयास करता है, लेकिन पूर्ण रूप से धरातल पे प्रकट नहीं हो पाता, और बीच में ही अवरोधों के कारण से विभिन्न प्रकार की आकृतियों में या भू आकारों में अंदर ही जम जाता है, शीतल हो जाता है। तो उसको हम मध्यवर्ती चट्टानों के रूप में देखेंगे। आगे अभी इसका और डिटेल से हम देखेंगे। एक बाह्य चट्टान, अर्थात पृथ्वी के अंदर से, भूगर्भ से लावा धरातल पे प्रकट होता है और वह शीतल हो जाता है। उसके बाद में जो चट्टानें बनती हैं उसको बाह्य चट्टान कहते हैं। तो ये तो हमने देखा उत्पत्ति के आधार पे आग्नेय चट्टानें तीन प्रकार की, पातालिक, मध्यवर्ती और बाह्य चट्टानें हो गई। दूसरा हम देखेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टान देखेंगे। तो इनमें प्रकृति कैसी है, इनकी स्वभाव कैसा है, रासायनिक जो है इनकी संरचना कैसी है, उसके आधार पे हमने इसको दो भागों में देखा। एक तो एसिड रॉक्स और एक बेसिक रॉक्स, अर्थात अम्लीय तत्वों की प्रधानता वाली आग्नेय चट्टानें और एक सारी तत्वों की प्रधानता वाली आग्नेय चट्टानें। अब ये बीच में आपको इसमें कुछ हल करने के लिए या याद करने के लिए परीक्षा दृष्टि से जो आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनको आप एक बार देख लेना, और इनका हम लास्ट में फिर भी एक बार जिक्र और कर लेंगे। ये देखो, परीक्षा दृष्टि से आपको कुछ ये याद करने के लिए दे रखा। फॉर एग्जांपल, पृथ्वी के क्रस्ट में किस तत्व की प्रधानता ज़्यादा पाई जाती है, तो आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन। हमारी पृथ्वी में जो है क्रस्ट, जो ऊपरी भाग है उसका, उसमें लगभग 47% के आसपास ऑक्सीजन पाई जाती है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे देखने के लिए, तो आप इनको एक बार देख सकते हो। यहाँ ये कौन कौन से प्रश्न हैं यहाँ। अब हम देखेंगे पातालिक जो चट्टान है उनको प्रमुख रूप से देखेंगे। तो पातालिक जो चट्टानें हैं, इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है, क्योंकि इनका ठंडा होना जो है
जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ स्पष्ट, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको बता दूं कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है उसके ठंडे होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। अतः इनके ठंडा होने की गति मंद होती है, इस कारण इनमें रवे अधिक बड़े आकार के पाए जाते हैं। आपने अभी देखा था कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वे रवेदार होती हैं, और जो पाताली आग्नेय चट्टानें होती हैं वे प्रमुख रूप से बड़े बड़े कणों वाली होती है, क्योंकि लावा बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, इस कारण से रवों का आकार इनमें बड़ा हो जाता है। और इसका प्रमुख उदाहरण है ग्रेनाइट और ग्रेबो। तो ग्रेनाइट सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण आप जरूर याद रखना कि पाताली आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आप सबसे पहले बताएंगे ग्रेनाइट। दूसरा अगर आपको याद रहता है तो ग्रेबो और डायोराइट भी नाम आप बता सकते हो। दूसरा आप देखेंगे कि मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जब धरातल पर न पहुंचकर मार्ग में ही मिलने वाले स्थानीय संधि दरारें आदि में जमकर ठोस हो जाता है, तो ऐसी चट्टानों को मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं। कालांतर में अपर्दन की क्रिया के दौरान ये चट्टानें धरातल पर दृष्ट दिखाई हमें दे सकती हैं। जैसे जैसे ऊपर का भाग कट जाएगा तो हमें वो आग्नेय चट्टानें दिखाई भी दे जाती हैं। और इनके संदर्भ में मैं आपको फिर एक बार कभी अलग ही क्लास में हम इनका जिक्र करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान होती हैं ये भिन्न भिन्न आकार में जब कभी जम जाती हैं तो इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और ये जो नाम है इनके उनमें एक एक करके हम जिक्र कर लेते हैं। यह है मध्यवर्ती चट्टानों के जो आकृति है, उस आकृति ये कैसी उनकी दिखाई दे रही है, आकृति के आधार पे हम इनको अलग अलग कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो चट्टान होती है वो, उसमें सबसे पहले हमें बैथोलिथ को हम देखते हैं। इसमें बैथोलिथ इसमें आपको आगे मिलेगा। बैथोलिथ ये है बैथोलिथ, ये मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वालामुखी क्रिया होती है, धरातल के नीचे काफ़ी खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में विशाल आकार का जमाव होता है। कुल मिलाकर हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ से लावा ऊपर उठने ही लगता है तो नीचे नीचे ज़्यादातर अधिक गहराई में जो पाई जाती है, मध्यवर्ती में सबसे नीचे जो पाई जाती हैं, ये बैथोली चट्टानें होती हैं। ये बड़े आकार की होती हैं और गुंबदाकार रूप में दिखाई देती हैं, तो बैथोली चट्टानें कहलाती हैं। फिर हम दूसरा हम देख सकते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ जो चट्टानें होती हैं वे भी छत्रशिला के समान दिखाई देती हैं, अर्थात गुंबदाकार दिखाई देती हैं, और परतों के बीच वाले भाग में लावा जो होता है वह उभार नुमा एक गुंबदाकार रूप अपने आप बना लेता है। और ये जो चट्टानें होती है सामान्यतः ये अवसादी चट्टानों में, परतदार चट्टानों में ही देखने को मिलती है। अर्थात जब लावा आता है और उसके मार्ग में ही अगर बाहर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है और परतदार चट्टानें आ जाती है, तो अगर वह उनमें ही रुक जाता है तो वह गुंबदाकार रूप में दिखाई देता है। तो ये जो चट्टान होती है उसको हम लेकोलिथ के नाम से जानते हैं। तो ये बैथोलिथ सबसे ज़्यादा गहराई में, और फिर लेकोलिथ जो चट्टानें हैं वे गुंबदाकार रूप में और केवल परतदार चट्टानों में दिखाई देती है। अब हम चर्चा करेंगे फैकोलिथ की। फैकोलिथ जो होती है ये लावा का एक लहरदार जमाव होता है। फैकोलिथ फेंकते हैं ऐसे, मानो फेंक से उसको याद रखो। फैकोलिथ चट्टानें लावा के लहरदार जो जमाव होते हैं अपनति और अपनति के रूप में, उनको हम फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे लेपोलिथ का, यानी अवसादी चट्टानों में जब लावा का जमाव तस्तरी नुमा होता है तो हम उसको फिर लेपोलिथ के नाम से जानते हैं। तो ये चार आकार हमने देखे, बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ और लेपोलिथ। इनके अलावा दो महत्वपूर्ण जो हैं, एक होती है डाइक या भित्ति शिला जो होती है। डाइक मतलब जब कभी लावा अंदर से बाहर की ओर आता है और एक लंबवत रूप में जब उस स्तंभ के रूप में जब उसका जमाव हो जाता है तो उसको भित्ति शिला या डाइक के नाम से हम जानते हैं। एक होता है सील, उसको हम कहते हैं, या उसको हम पत्र या पत्रक शिला के नाम से भी जाना जाता है। जब लावा ऊपर नीचे से बाहर की ओर आने के प्रयास में रहता है और मध्य भाग में एक क्षैतिज रूप में उसका जमाव हो जाता है एक परत के रूप में, तो उसको हम सील या पत्रक शिला के नाम से उसको हम जानते हैं। तो ये हमने देखा मध्यवर्ती जो आग्नेय शैलें हैं उनका हमने एक बार यहाँ जिक्र किया। अब हम देखेंगे बाह्य, जो तीन प्रकार का हमने जिक्र किया था, और उसमें एक तो पातालीय थी, एक मध्यवर्ती थी, और अब हम देखेंगे बाह्य जो है। इन बाह्य में आप देख सकते हो कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जब मैग्मा धरातल पे प्रकट होके जम जाता है
मतलब शीतल हो जाता है। तो वे जो शीतल होने के उपरांत बनी चट्टान है वे आग्नेय चट्टान ही कहलाएगी, और वे चट्टानें बेसाल्ट प्रमुख रूप से कहलाती हैं। बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। एक दूसरा भी हमने एक जिक्र किया था उस समय कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। एक अम्लता, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, एसिड तत्वों की ज़्यादा मात्रा होती है, तो उनको अम्लीय चट्टानें कहते हैं। और जो एसिड आग्नेय रॉक्स होती हैं वे गाढ़ी होती हैं, अर्थात ज़्यादा पतली नहीं होती। ये प्रमुख रूप से आप याद रखना कि जो लावा बहुत गाढ़ा लावा होता है, तो वो गाढ़ा लावा है, इसका मतलब है कि उसमें एसिड तत्वों की प्रधानता ज़्यादा है। और उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि एसिड लावा जो होता है उसमें बालू अर्थात सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है। और शेष रूप से उसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। तो अम्ल प्रधान जो चट्टानें होती हैं वे गाढ़ी होती हैं, और उसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है। और इसका प्रमुख उदाहरण एसिड आग्नेय रॉक्स होती है, वो ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। दूसरा हम देखेंगे क्षारीय सेले, जिनमें सिलिका की मात्रा, देखो सिलिका की मात्रा के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जिनमें सिलिका की मात्रा 50% से कम, सामान्य रूप से आप 50 याद रखो, ये 55 है, तो 55% से कम यानी 55 से 45% के आसपास जिनमें सिलिका की मात्रा होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। सामान्यतः ये पतली होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्षारीय आग्नेय सेलें अधिक तप्त होती हैं और बहुत थोड़ी गहराई में होती है उनकी तुलना में, तो काफ़ी अधिक तप्त होती हैं। जब ज्वालामुखी बहुत गहराई से आते हैं, पतले उसका लावा बाहर आता है और लंबी दूरी तक फैल जाता है पतला होने के कारण, तो वह क्षारीय है। और जब लावा थोड़ा कम गहराई से अपेक्षाकृत उसके, तो वह अगर गाढ़ा चिपचिपा है और उसमें अर्थात उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, इसी कारण से वह अम्लीय प्रकृति का है, तो वह अम्लीय आग्नेय सेले और कहलाती हैं। तो अम्लीय आग्नेय सेलों में प्रमुख उदाहरण ग्रेनाइट का, उसी प्रकार से सारी आग्नेय सेलों में प्रमुख उदाहरण बेसाल्ट का हमने देखा है। यानी सारी का मोटे रूप से आप जो ऑब्जर्वेशन कर सकते हो धरातल पे, यानी लावा के जो लंबे चौड़े क्षेत्र में, पतले लावा होने के कारण लंबे चौड़े क्षेत्र में फैल जाता है, वो सारे प्रकृति का है। और लावा के जो गुंबद आपको दिखाई देते हैं, तो धरातल पे जो गुंबद आपको दिखाई देते हैं ज्वालामुखी के दौरान, तो गाढ़ा लावा होता है तो गुंबदनुमा आकार ले लेता है शीतल होने के बाद में, तो वो अम्लीय प्रकृति के हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि अम्लीय और सारे प्रकृति की आग्नेय चट्टानों के विषय में। आग्नेय चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में अधिक, भारत के संदर्भ में भी हम देखते हैं तो यह प्रायद्वीपीय भारत में अधिक देखने को हमें मिलती हैं। राजस्थान का अरावली पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, गुमदाकार वहाँ की जो पहाड़ियाँ, और राजमहल श्रेणी जो है रांची का पठार, ये ऐसी हैं स्थान जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ में आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं। अधिकांशतः खनिज व धातु इसी प्रकार की चट्टानों में हमें देखने को मिलते हैं। इनमें जो आग्नेय चट्टान है उसमें प्रमुख रूप से लोहा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनम आदि महत्वपूर्ण खनिज हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी जो चर्चा की वो प्रमुख रूप से हमारी आग्नेय चट्टानों के विषय में रहा। और एक बार आप इसको पूरे रूप को देख सकते हो, ये चट्टानों का वर्गीकरण आपको इसमें दिख रहा है। ये कुछ परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आप इनको यहाँ देख सकते हो। उसके बाद में ये जो मध्यवर्ती जो आग्नेय चट्टानें हैं उसको भी मैंने बड़े सरल रूप से आपको समझाया है। बैथोलिथ सबसे पहले लिया है, और फिर बैथोलिथ के बाद में हमने लिया लेकोलिथ, फिर फेकोलिथ, फिर लेपोलिथ, और फिर सील और डाइक का हमने जिक्र किया। उसके बाद में हमने देखा कि जो बाह्य जो थी, उस बाह्य में हमने दो प्रकार से देखा कि अम्लीय प्रकृति की और सारे प्रकृति की, सिलिका की मात्रा के आधार पे, अर्थात जिनमें 65 से 85% तक सिलिका की मात्रा होती है वे अम्लीय प्रकृति की अर्थात गाढ़ी होती है, गुंबदाकार ही रूप उनके बन पाते हैं क्योंकि लावा बड़ा गाढ़ा होता है। और एक होता है क्षारीय प्रकृति की चट्टानें, अर्थात जिनमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है, अर्थात लावा बिल्कुल पतला होता है। इस प्रकार से हमने आग्नेय चट्टानों का लगभग मोटे रूप से महत्वपूर्ण जो बातें थी उनका हमने यहाँ जिक्र किया है। और आगे के वीडियो में शेष रहे भाग को मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आपका धन्यवाद।